हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण क्लास में। इसका नाम है हिंदी स्पेशल विथ वाईडी सर। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है प्यारे दोस्तों। 2-3 दिन के डिले के बाद में टेक्निकल कारणों की वजह से हम क्लास नहीं कर पाए थे। अभी फिर से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम पिछली क्लास में जो हमने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए हम व्यंजन संधि पर ही बात करेंगे। यानी आज भी हम व्यंजन संधि को आगे बढ़ाते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम हमने कर लिए थे दोस्तों, आज हम उससे आगे की बात करते हैं। व्यंजन संधि के अब तक हमने जो नियम किए हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार जुड़ जाइए और देख लीजिए, संपूर्ण पिछली क्लासें जरूर देख लीजिए नई क्लास को देखने से पहले, ताकि आपकी समझ संधि को लेकर के बेहतर बन सके, अच्छी बन सके। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं यहां से। पढ़ रहे हैं हम व्यंजन संधि। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में हम एक अलग नियम की बात करेंगे आज। व्यंजन संधि, और ध्यान दें, व्यंजन संधि के अब तक हमने कुछ नियम कर भी लिए हैं। कौन कौन से नियम कर लिए हैं सर? एक नियम तो दोस्तों हमने कर लिया है कि यदि क, च, ट, त और प के बाद कोई घोष आए, कोई क्या है दोस्तों? घोष आए, घोष वर्ण आए, तो इस क, च, ट, त, प का क्या बन जाता है? तो तीसरा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? तीसरा बन जाता है। ये बात हमने जान ली थी, पता कर ली थी। और कुछ उदाहरण भी इनके हमने देखे थे। जैसे मैं फिर से एक उदाहरण देकर के आपको बता दूं। जगत धन अंबा से हमने लगाया था, तो इसका जो संधि रूप है वो क्या बना था आपके लिए? संधि रूप बना था दोस्तों जगदम्बा। क्या बना था? जगदम्बा। इस प्रकार से आपने देखा था। तय का आपने दय बनाया और जय का जय रखा था, गय का गय, और तय का दय बना करके आगे सामने ए होने के कारण इसे जगदम्बा बना दिया, और ये शब्द बना आपका जगदम्बा। क्लियर है दोस्तों? ये नियम तो हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। फिर हमने एक और नियम पढ़ा था। बड़े नियमों की बात कर रहा हूं, मेजर नियमों की बात कर रहा हूं। व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, इस बात को अपने जहन में बिठाइए। मैं कह रहा हूं कि व्यंजन संधि के नियम होते हैं, प्रकार नहीं होते हैं। और व्यंजन संधि का अगला नियम कौन सा पढ़ा था हमने? अगला नियम पढ़ा था कि तय और दय के बाद में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हमने पता किया था। च आ जाए, छ आ जाए और स आ जाए दोस्तों, तो इस तय दय का क्या बनता है? इस तय दय का अर्धाक्षर च बनता है। और लेकिन स आने की स्थिति में इस तय दय का तो च बनता है, लेकिन इस स का क्या बनता है दोस्तों? इस स का छ बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। क्लियर है? यदि इसके बाद में ट आता है, ड़ आता है, तो आप क्या बनाते हैं इसका बनाते हैं दोस्तों अर्धाक्षर ट, और ड़ आता है तो अर्धाक्षर ड़ बनाते हैं। यदि ज आता है और झ आता है, तो इनके बाद में इनका क्या बनाते हैं? अर्धाक्षर ज, और क्या बनाते हैं? अर्धाक्षर ज बनाते हैं दोस्तों। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, अर्धाक्षर ज ही बनेगा, जब झ आ जाएगा तब भी। क्लियर है? अर्धाक्षर ज बनाते हैं। और फिर मैंने कहा था कि यदि इसके बाद में तय दय के बाद में ल आ जाए, तो इसे तय दय का क्या बना देते हो? ल, और जो पूरा शब्द बनता है वो ल आधा और ल पूरा, इस प्रकार से बनता है। और यदि इसके सामने आपका है आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए? है आ जाए, तो इस तय दय का तो क्या बना देते हो? अर्धाक्षर दय, और इस है का क्या बना देते हो? धय, धनुष वाला धय। और फिर इसका जो रूप बनता है वो क्या बनता है मित्रों? दध। इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। ये नियम भी हमने कर लिया था, कुछ उदाहरण भी इनके हमने देखे थे। अब मैं एक दो उदाहरण की बात करने के बाद आगे बढ़ता हूं। एक उदाहरण मैं आपके लिए ले रहा हूं। कौन सा उदाहरण सर? देखिएगा, हमने देखा था उत धन हरण शब्द देखा था। उत धन हरण का क्या बनता है? देखिएगा, इस तय के बाद में है, इसलिए इस तय का क्या बनेगा दोस्तों? दय बनेगा। ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा। इस है का क्या बनता है? इस है का बनता है धय, धनुष वाला धय बनता है। और नीचे देखोगे तो इसका पूरा शब्द जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? ऊ का तो ऊ रहेगा दोस्तों। तय का आपने दय बना लिया है, इस धय को यहां रख सकते हैं, ये धय पूरा है और ये दय आधा है, और रण का रण शब्द बन गया, और पूरा शब्द जो बना है वो बना है आपका उद्धरण। यस और नो दोस्तों? यस। तो ये क्लियर है, आपको ध्यान रखनी चाहिए ये बात। अब मैं
आज के नियम की बात कर रहा हूं। आज का एक अलग नियम है, हमारा व्यंजन संधि आज कंप्लीट भी हो जाएगी। व्यंजन संधि का ये महत्वपूर्ण नियम आपको ध्यान रखना चाहिए। अब तक हमने 2 या 3 नियम देख लिए थे दोस्तों, अब हम अगले नियम की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नियम क्या कहता है वो देखिएगा। ये एक नियम है और ये कहता है कि यदि मैं के बाद, किसके बाद, मैं के बाद कैसे मैं तक कोई वर्ण आए तो मैं आने वाले वर्ण के पंचमा अक्षर में बदल जाता है, पंचमाक्षर में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इस बात को थोड़ा ढंग से समझ लें आप कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। यहां देखें, यदि दोस्तों पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ये पहला पद है, मान लीजिए ये पहला पद, एक पहला पद और दूसरा ये पद, इस पहले पद का ये अंतिम वर्ण यदि क्या हो, मैं हो, और इसके बाद में कैसे लेकर मैं तक उन 25 वर्णों में से कोई सा भी एक हो, कोई भी एक वर्ण हो, तो इस मैं का किस में परिवर्तन हो जाएगा, आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर कैसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इस बात को। देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। एक शब्द है समधन कल्प। क्या शब्द है? समधन कल्प। तो यहां पर देखिए मैं है, पहले पद का अंतिम वर्ण, बिल्कुल है। फिर कैसे मैं तक में से कोई सा एक वर्ण है, बिल्कुल है। तो इस कै का पांचवा कौन होता है? कै का पांचवा होता है अंग। यस और नो? यस। अब इसको कैसे बदलोगे आप? देखो जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें। इस से को तो सही रहने दिया आपने, लेकिन इस मैं को अंग में बदल दिया, क्योंकि कै का पांचवा अंग होता है, ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा, और कल्प का कल्प लिख दिया आपने, और ये बन गया आपका शब्द संकल्प। अब ध्यान दें अगली बात पर, अगली बात और महत्वपूर्ण है, ये नोट डाल के आप लिखें वर्तमान में पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है, प्रयुक्त किया जाता है। इस बात को दिमाग में रखें आप। ये जो पांचवा अक्षर है, ये पंचमा अक्षर है, इसको आप किस रूप में लिख देते हैं? अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। तो इस संकल्प शब्द को आपने कैसे लिखने का प्रयास किया वो बता रहा हूं, देखें, गौर करें। यह आपने संकल्प यहां तो ऐसे लिखा, ये संकल्प ही है, ये संकल्प है, लेकिन आजकल संकल्प ऐसा आप देखते नहीं है। तो कैसा देखते हैं दोस्तों? ऐसा देखते हैं संकल्प, यानी ये जो पंचमा अक्षर है ये किस में बदल गया है? अनुस्वार के रूप में बदल गया है। ये आपको ध्यान रखने की बात है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा, ऐसे ही एक उदाहरण लिया दोस्तों आपने, समधन चालन। तो यहां पर देखें ये च है और ये मैं है, ये किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। इस से को तो सही रहने दो, इस मैं का क्या बना दो? च का पांचवा। सामने कौन है? सामने वाले के पांचवें में बदलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सामने कौन है? च है। च का पांचवा कौन होता है? यह, और चालन का चालन। तो इस प्रकार से ये शब्द बनेगा दोस्तों।
आप जानते हैं कि संचालन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, तो किस प्रकार से संचालन देखने को मिलता है? संचालन, इस प्रकार से शब्द देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह अनुस्वार के रूप में प्रयोगित हो गया है। अब आपको इसको खोल करके पूछा जाए कि इसका सही रूप क्या है, तो इसका सही रूप कहीं कहीं आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये सही रूप है क्या? संचालन नहीं, चालन चे की वजह से ये अंग में नहीं बदलेगा, किस में बदलेगा? ये में बदलेगा। ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि क्या ये संचालन का ये रूप सही है? संचालन नहीं। आपको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, क्या संचालन ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं, ये सभी रूप गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्यों चे है और चे का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? यह होता है दोस्तों। इसलिए इसका सही रूप जो बनेगा वो संचालन इस तरह से बनेगा, और ये इसका खुला हुआ रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। यस और नो? यस मित्रों। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखो दोस्तों, समधन चित, समधम धन चित। तो यहां पर देखो च है, च के कारण ये किस में बदल जाएगा? देखो बताओ, ये च है और ये मैं किस में बदल जाएगा? पंचमाक्षर में। किसके पंचमा में बदलेगा? च के पांचवे में। अब च का पांचवा कौन सा होता है? कई बच्चों को दिक्कत होगी, तो ये बता देता हूं मैं। देखो च, छ, ज, झ और ये पांचवा यही तो होता है दोस्तों, हाँ कि ना? हाँ, पंचमाक्षर यही तो हुआ इसका। पंचमाक्षर आप जानते हैं ना सबका कौन कौन सा होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। तो अभी एक बार बदलिए, च का पांचवा य और चित का चित आपने लिख दिया इस तरह से। तो संचित शब्द ऐसे भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मानक यह माना जाता है, संचित का यह रूप स्वीकार्य है। ध्यान रहे, पुस्तकों में आपको संचित शब्द ऐसे देखने को मिलता है। अब मैं इनका सबका पांचवा अक्षर पंचमा अक्षर लिख करके दिखा देता हूं आपको, ध्यान दें। यहां पर लिखें, क का पंचमा अक्षर कौन होता है दोस्तों? क्लियर है? च का पंचमा अक्षर कौन होता है? ये क्लियर है? और ट का पंचमा अक्षर कौन होता है? न, क्लियर है? और त का पंचमा अक्षर कौन होता है मित्रों? त का पंचमा अक्षर कौन होता है? ये पांच ही तो वर्ग होते हैं। त का पंचमा अक्षर होता है न, और प का पंचमाक्षर कौन सा होता है दोस्तों? मैं। यस और नो? यस। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे दोस्तों? इस तरह से आप ध्यान रखोगे कि सामने वाला जो वर्ण है वो मैं उसी वर्ण में बदल जाता है या उस वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क का पांचवा अंग, च का पांचवा य, ट का पांचवा ण, त का पांचवा न, प का पांचवा मैं होता है। इस प्रकार से आपको बदलना है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, एक एक दो एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा दोस्तों। आपके सामने आया दम धन ड, क्या आया? दम धन ड। तो इसका रूप क्या बनेगा? देखो दोस्तों, ये पांचवा ये कौन से वर्ण का है? देखो ट ठ ड ढ ण, इसका है ना। तो इसका इस मैं का क्या बनेगा? पांचवा बनेगा इसका। ये द का तो द, और इस मैं का पांचवा इस प्रकार से बनेगा, हाँ कि ना? ये आधा है तो वो भी आधा रहेगा, और डे का डे हो जाएगा दोस्तों। क्या बना? दंड। क्या बना? दंड। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यस और नो? यस। क्लियर है क्या? बताओ हाँ कि ना? इस प्रकार से बनेगा। अब दंड कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी गलत नहीं है, ध्यान रखना, ये भी दंड सही है। क्लियर है? अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है आजकल पंचमाक्षर को। ऐसे ही मैं दूसरा एक उदाहरण लेता हूं। जैसे आपके सामने ले लिया, मान लीजिए आपने सम, और यहां पर ले लिया आपने तोष। क्या दोस्तों? सम धन तोष। तो आप क्या बनाओगे? इसका से का तो सही रहेगा, इस मैं का क्या बनेगा? इस मैं का इसके अनुसार पांचवा बनेगा। तय का पांचवा कौन होता है? यहां पर देखो तय का पांचवा न होता है, तो इस मैं का न बनेगा। क्यों बना? क्योंकि तय है सामने। और देखो ये मैं आधा है तो न भी कैसा रहेगा? आधा रहेगा। और सामने तोष का तोष लिखा, तो क्या शब्द बना दोस्तों? संतोष। इस संतोष को ऐसे भी लिखा जाने लगा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो संतोष ये भी सही है और संतोष ये भी सही है। क्लियर है? ये बात आप समझ रहे होंगे अंदाजन।
ढंग से समझते रहिए दोस्तों। ऐसे ही मैं कुछ और उदाहरण दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। जैसे आपने देखा एक शब्द लिखा हुआ है सम और एक लिखा हुआ है मान। क्या लिखा हुआ है? मान। तो ये पांचवा है और इसके अनुसार ही ये पांचवा बदल जाता है। तो देखना कैसे बनेगा, ये बनेगा सम्मान। क्या बना दोस्तों? सम्मान। याद रहेगा? हाँ कि ना? इसके प्रभाव से बना है, ध्यान रखना। यहाँ परिवर्तन है, ध्यान रखना। ये तो मैं गायब हो गया यहाँ से, सामने मैं होने के कारण ये मैं बना है। क्यों? क्योंकि पै का पांचवा मैं होता है और इनमें से कोई सा भी आता, पै आता, फै आता, बै आता, भै आता, मैं आता, तो इसका पांचवा ही बनता, यानी मैं ही बनता। जैसे देखो दोस्तों, दम धन भय, तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा दम्भ। क्या बनेगा? दम्भ बनेगा। ध्यान देना, ये दम्भ बना। अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। सम्मान, इसको अनुस्वार के रूप में मत लिखिएगा क्योंकि दोनों को मूर्त रूप में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखें। इसको दम्भ ऐसे भी लिखा जाता है और इसको दम्भ ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों। दम्भ ऐसे भी लिखा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? तो ये दोनों ही बातें सही हैं अपनी जगह। क्लियर है मित्रों? तो इस प्रकार से आपको ये नियम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, गौर करें सब लोग। देखो, यहां पर देखें दोस्तों, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा इसको समझना है आपको। फिर से ये नियम यहां से हमने प्रारंभ किया है। कहां से सर? यहां से प्रारंभ किया है। यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई वर्ण आए तो मैं आने वाले वर्ण के, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आने वाले वर्ण के पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। कौन हो जाता है मित्रों? मैं परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने करके भी दिखाया। सर कैसे होता है वो दिखाया हमने दिखाया कि देखो भैया, मैं सामने क है तो ये मैं सामने वाले क के पंचमाक्षर में बदल गया, यानी इंग में बदल गया। फिर मैंने यहाँ पर नोट डाल के आपको एक विशेष बात लिखवाई है। वर्तमान में पांचवें अक्षर जो होता है वर्ण का, वर्ग का, वह किस रूप में लिखा जाने लगा है? वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाने लगा है। यहाँ पर देखें, वर्तमान में पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और संकल्प को आपने इस प्रकार से संकल्प के तौर पर लिखा है। यस और नो? इस प्रकार से संकल्प लिखा है। बिल्कुल ठीक है बात। और फिर आगे बढ़कर के हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। समधन चालन से हमने बनाया संचालन। समधन ये रूप जो है ये गलत है, ये वाले रूप है इसके सही है। समधन चित से बनाया हमने संचित, और ये हमने देखो ये समझाने का प्रयास किया आपको कि ये भैया आपके किस कारण से हमने ये बनाया है। इस कारण से, च के कारण से हमने इसको, इस मैं को ये बनाया है। फिर आगे बढ़ेंगे ना मित्रों, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे कि कैसे ये बदलते हैं। इस तरह से बदलते हैं। क का पांचवा ग है, च का पांचवा ये है, ट का पांचवा न है, त का पांचवा न है और प का पांचवा मैं है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। क्लियर है? ये बहुत विशेष बात है। चलो मित्रों, अब एक और नियम की बात करते हैं। इसमें एक नियम आता है, बहुत बढ़िया सा नियम है। क्या नियम कहता है सुनिएगा जरा। चलिए दोस्तों, अगला नियम कह रहा है, यदि मैं के बाद, किसके बाद दोस्तों? मैं के बाद मैं के बाद य, र, ल, व, से, एक मिनट दोस्तों, यहां पर देखिएगा, से और है आए, है आए तो मैं अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ये सीधा ही आपको अनुस्वार बनाना है। अनुस्वार के रूप में बदल जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिएगा, उदाहरण देखेंगे इसके, बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण है। जैसे आपने लिया दोस्तों समधन योग, एक उदाहरण, समधन से, दूसरा उदाहरण समधन सार, तीसरा उदाहरण। इन शब्दों को आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों आपने देखा समधन हार, ठीक है, समधन युक्त और समधन समधन तोष नहीं आएगा, युक्त आ गया है, और आ जाएगा आपका सार हो गया, संस्कृत नहीं आएगा। चलिए इन उदाहरणों से हम समझते हैं। देखिएगा आगे, देखें इनका क्या बनेगा, सीधा सीधा इनका बनेगा दोस्तों, सीधा सीधा क्या बनेगा, देखो ये केवल आपको अनुस्वार बनाना है, संयोग, ठीक है। क्यों अनुस्वार बनाना है, पंचमाक्षर क्यों नहीं बनता? अरे भाई इनका पंचमाक्षर आपने देखा है क्या? इनका पंचमाक्षर देखा है क्या? य, र, ल और व, ये तो चार ही होते, पंचमाक्षर होता ही नहीं है, हाँ कि ना। तो ये जब आते हैं तो सीधा मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। इनका पंचमाक्षर होता नहीं है इसलिए अनुस्वार में बदलेगा। फिर नीचे कौन है, स और है, तो इनका भी पंचमाक्षर नहीं होता भाई, इनका भी पंचमाक्षर नहीं होता है, इसलिए इनके आने पर सीधा किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। यस और नो? यस सर। अब देखें आगे मैंने उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरणों का आपने कैसे बदला है, इसको बदलोगे संशय, यस और नो? यस। इसको बदलोगे संसार, यस और नो? इसको बदलोगे संहार, यस और नो दोस्तों? यस। इसको बदलोगे संयुक्त, किसमें बदलोगे, संयुक्त, यस और नो? तो इस प्रकार से ये देखो, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, और ये अनुस्वार कैसे बदले हैं ध्यान रखिएगा। एक बात और बता देता हूं आपको, अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है। कई बच्चे कहीं भी लगाते हैं और कहते हैं गुरुजी क्या फर्क पड़ता है, या सर क्या फर्क पड़ता है इससे, कि कहीं भी लग जाए, अनुस्वार ही तो है सर, ये बिंदी तो है। बिंदी नहीं है भैया, हिंदी में तो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, एक एक चीज पर ध्यान रखना पड़ता है। जब बात आप हिंदी की कर रहे हो, भाषा की कर रहे हो, तो भाषा में तो पूर्णतः वैज्ञानिकता आपको प्रयोगित करनी पड़ेगी, या पूर्णतः वैज्ञानिकता का आपको काम में लेना ही पड़ेगा। वैज्ञानिकता के आधार पर ही आप किसी शब्द को, किसी वर्ण को इधर उधर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुने, इस अनुस्वार को सही तरीके से प्रयोगित करने का तरीका क्या है वो देखें। जैसे आप संयुक्त लिख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहां पर इस मैं का अनुस्वार बना रहे हैं, और मैं का अनुस्वार कहां प्रयोगित हो, ये आधा है, आधा कहां रहता है, ऊपर रहता है। अब इसका प्रयोग आप इस पाई पर करें, इस पर। अब इसका प्रयोग कई विद्यार्थी यहां कर देते हैं संयुक्त, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका चल जाता है वो एक अलग बात है। कई विद्यार्थी इसको यहां लिख देते हैं संयुक्त, बोलो सर सही, संयुक्त तो सही तो है, ये भी सही नहीं है। सही तरीका तो है कि इस पाई के आगे हो, यानी इस पाई से आप बाद में बोला जाना चाहिए ये वर्ण, तो यहां पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं, संयुक्त, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस और नो? तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ख्याल होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको ले चलता हूं एक और नियम की तरफ, और लिखें क्या नियम है। बहुत बेहतरीन नियम है, अच्छा नियम है, आपके पढ़ने लायक नियम है। सर क्या नियम है हमें बता दीजिए जरा, बहुत प्यारा नियम है, मैं बता रहा हूं, गौर कीजिएगा आप लोग। और ये लास्ट नियम है दोस्तों इस व्यंजन संधि का, घबराए नहीं, बहुत ज्यादा नियम हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो छोटे छोटे नियमों को लेकर के चलें तो न जाने कितने सारे नियम हैं, हर दो उदाहरणों के लिए एक अलग नियम बना हुआ है, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये लास्ट नियम है, क्या कहता है, यदि
कै च ट त प के बाद, के बाद न और मैं आए तो आए तो कै च ट त प का, के कै च ट त प का पंचमा अक्षर में, कौन से अक्षर में, पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे उदाहरण देखें आप, देखो दोस्तों, जैसे आया दिक धन नांग, ये तो आपने पहले देख ही लिया है ना दोस्तों, ये नियम तो पहले आपने देख ही लिया है ना, तो इसका तो बनेगा क्या दोस्तों, दिनांक, दिनांक बनेगा इसका। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है मित्रों? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो इस नियम पर फिर हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तो हम इतना ही रख रहे हैं। एक नियम की बात मैं और बता देता हूं आपको, इसके कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं दोस्तों। देखिए इस नियम के कुछ उदाहरण दे देता हूं, बड़ा बेसिक सा नियम है। यहां पर देखें, जैसे आपके सामने आ गया सट धन मुख, सट धन मुख, तो इसका क्या बनाओगे आप, इसका न बना दोगे, ट है ना, तो इसका क्या बना दोगे, न बना दोगे और सणमुख हो जाएगा। ये वही है जैसे सट धन मूर्ति, मूर्ति, तो इसका ये पहले वाला नियम चल रहा था, उसी नियम के अंतर्गत ये बातें आ जाती हैं दोस्तों, ध्यान रखें। इसका बन जाएगा सण धन मूर्ति, क्या बन जाएगा, सण धन मूर्ति, सण मूर्ति बन जाएगा इसका। तो क्लियर है, ये बातें आपकी इस संधि के अंतर्गत आ जाती हैं। लगभग सभी बातें हमने कवर कर ली हैं। इसके अलावा व्यंजन संधि में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बचती नहीं है दोस्तों। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो व्यंजन संधि को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। व्यंजन संधि के जितने नियमों की हमने बात करी है वो नियम आपको क्लियर होने चाहिए। पहले से लेकर के 5-7 जितने भी नियम हमने पढ़े हैं, व्यंजन संधि उससे इतर नहीं है। अगले क्लास में यानी आने वाली क्लास में हम बातचीत करेंगे विसर्ग संधि पर। और विसर्ग संधि की शुरुआत मैं आपको आज ही बता दूं कि इस विसर्ग संधि में करना क्या है। विसर्ग संधि में पहले तो इस बात का ख्याल रखना है कि विसर्ग संधि होती कहाँ है, कहाँ होती है, जब पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ में विसर्ग लगा हो और विसर्ग में परिवर्तन हो तो वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। किस प्रकार से होती है, कौन से वर्णों के आने से किस प्रकार से विसर्ग बदलता है, ये बात तो हम नियमों के अंतर्गत करेंगे। जिस प्रकार से व्यंजन संधि के कोई नियम नहीं होते, कोई प्रकार नहीं होते, उसी प्रकार से विसर्ग संधि के भी कोई प्रकार नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यंजन संधि के भी नियम होते हैं और विसर्ग संधि के भी क्या होते हैं, नियम होते हैं। व्यंजन संधि के नियमों में हमने देखा कि कुछ नियम किस प्रकार से उदाहरणों को सेट करते हैं। पहला नियम क्या कह रहा था, दूसरा नियम क्या कह रहा था, और विसर्ग संधि में भी हम इसी प्रकार से विसर्ग संधि के बाद में कौन सा वर्ण आने से परिवर्तन किस तरह से होगा इसकी हम जानकारी लेंगे।
तो ये बातचीत हम प्रारंभ करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।